नमस्कार, मैं हूं शुभम शंकधर। आप देख रहे हैं मनी 9। स्वागत है आपका आपके पसंदीदा साप्ताहिक कार्यक्रम इकोनॉमिकम में। मेरे साथ स्टूडियो में अर्थात की नई किस्त के साथ मनी 9 के एडिटर अंशुमान तिवारी जी जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। अंशुमान जी से चर्चा शुरू करें, अर्थात के बारे में आपको बताएं, समझाएं। उससे पहले आपको बताएं कौन कौन से पड़ाव आज के इकोनॉमिकम में हैं। पहला पड़ाव अर्थात सबसे बड़ा पड़ाव, सबसे बड़ा स्टेशन। उसके बाद हॉल्ट, सवाल जवाब, दो महत्वपूर्ण सवाल। एक सवाल बजट से, दूसरा सवाल पिछले इकोनॉमिकम से जुड़ा हुआ। दोनों सवाल लेंगे, दोनों गौर से सुनिएगा, समझिएगा। आगे बढ़ेंगे, इनकम की बात होगी। उसके आगे बढ़ेंगे तब बात होगी किस्तों के सिक्के की। आप कहेंगे किस्तों के सिक्के तो भाई हर महीने के अंत में आता है, तो इस महीने के पहले हफ्ते में क्यों आया, 2-3 तारीख में क्यों आया? मुझे नहीं पता, अंशुमान जी से पूछेंगे। किस्तों के सिक्के में इस सवाल का जवाब मिलेगा। और चलते चलते एक किताब या वेब सीरीज जो सर बताना चाहें, जो हाल में पढ़ी हो या देखी हो और वो चाहते हो, रिकमेंड करते हो कि आप लोग भी देखें, हम लोग भी देखें। अब बात आई कि अर्थात का विषय क्या है। मुझे लगता है कि अगर आप नियमित दर्शक हैं मनी 9 के, अंशुमान जी के कार्यक्रमों के, तो आपको 99% पता होगा कि आज का जो अर्थात होगा वो बजट से जुड़ा होगा, क्योंकि ये बजट के बाद पहला अर्थात है। बजट देख लिया, सुन लिया, खंगाल लिया, समझ लिया, तो फिर अब बजट के बाद बचा क्या? तो बजट के बाद बचा यह कि अब बजट किस भारत को कितना असर डालेगा, यह जानना समझना जरूरी है। अब आप चौंके होंगे, किस भारत को? मतलब यह कि इस अर्थात में अंशुमान जी ने बताया है कि एक भारत के अंदर 3 भारत रहते हैं। जी हां, हमारी आबादी को उन्होंने 3 वर्गों में बांटा है। अब आप कौन से वर्ग में हैं, मैं कौन से वर्ग में हूं, यह हमें तब पता चलेगा जब हम पूरा अर्थात देखेंगे। ये 3 भारत हैं कौन से, इन तीनों भारत का मतलब बजट से क्या है, इन तीनों भारत की दरअसल खासियत क्या है, इन लोगों को मिलने वाली सुख सुविधाएं क्या हैं, ये कितना खपत में, इकोनॉमी में, जीडीपी में योगदान देते हैं, ये सब कुछ जानेंगे, समझेंगे। लेकिन शुरुआत आज किसी पुराने किस्से से नहीं कर रहे हैं अंशुमान जी, जैसे इतिहास से करते हैं या किसी पुराने किस्से से करते हैं। आज वो शुरुआत कर रहे हैं एक फिल्म के सीन से। फिल्मों के भी बड़े शौकीन है सर, और वो भी फिल्म भारत की नहीं है भाई, कोरियन सिनेमा में अगर आप लोगों की रुचि है तो चलिए, मेरी नहीं थी, अब इसके बाद देखूंगा। कोरिया की कौन सी फिल्म का सर दृश्य आपको याद आ रहा है? इकोनॉमिका में आपका स्वागत है। अर्थव्यवस्था में हम आज फिल्म की बात करेंगे, फिल्मों की बात करेंगे, और फिल्मों के बहाने हम आपको भारत की अर्थव्यवस्था में कुछ ऐसा रोमांचक, दिलचस्प, चिंताजनक, परस्पर अंतर्विरोधी हो रहा है जो आपको दिखाएंगे। बजट गया, गुजर गया। भारत में बजटों की उम्र ज़्यादा लंबी नहीं होती, बजटों की शेल्फ लाइफ बहुत कम होती है। लेकिन अब इस बजट के बाद पूरा देश जिस तरफ देख रहा है वो चुनाव है। 1-1.5 महीने बाद भारत में आचार संहिता लग जाएगी। चुनाव केवल आपको सरकार अपना प्रतिनिधि चुनने की सुविधा ही नहीं देता, वो कैसी अर्थव्यवस्था बनाकर गई है सरकार, या वो कैसी अर्थव्यवस्था बनाना चाहती है, उसे चुनने की भी सुविधा देता है। पर इस बार हम इस इकोनॉमिकम में आपको ये बताएंगे कि पिछले 10 सालों में भारत कैसा बना और आने वाले समय में कैसा भारत दिखेगा, उसको चुनने की सुविधा भी आपको मिल रही है इस समय। और उस चुनने की सुविधा को समझने के लिए, और ये चुनाव मुश्किल है क्योंकि अर्थव्यवस्था तो एक ही है पूरे देश की, पर नहीं जैसे ना कि हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी जिसको भी देखना हो कई बार देखना, और वैसे ही हर देश में कई देश होते हैं, हर बजट में कई बजट होते हैं, हर अर्थव्यवस्थाओं में कई अर्थव्यवस्थाएं होती हैं। आमतौर पर सरकारें अर्थव्यवस्थाओं के कुछ ही चेहरों को सामने लाती हैं, उन्हीं को चमकाती हैं, उन्हीं को गुलाबी करती हैं, क्योंकि उसकी अपने राजनीति है। अर्थशास्त्र की अपनी दुनिया में सबसे बड़ी राजनीति है। लेकिन बजट की रोशनी में हमने क्या किया, बजट को कवर करते करते मनी 9 में बजट को सामने रखा एक प्रिज्म की तरह, और उस प्रिज्म में भारतीय अर्थव्यवस्था को देखने की कोशिश की। और जब प्रिज्म से आप देखते हैं तो उसमें अलग अलग तरीके के रंग निकलते हैं, हम देखते हैं वो अलग अलग रंग क्या निकले, हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था इसी तरीके की दिख रही है? बेहद दिलचस्प तस्वीर है। लेकिन ये तस्वीर एक चुनौतीपूर्ण फिल्म से शुरू होती है। फिल्म का दृश्य कुछ ऐसा है, हो सकता है आपको इसको सुनते सुनते आप कोई फिल्म याद आ जाए, क्योंकि जो लोग OTT की या नेटफ्लिक्स की दुनिया में लगातार रहते हैं उन्होंने इस फिल्म के बारे में सुना देखा ज़रूर होगा। फिल्म का दृश्य बेहद रोमांचक है। शहर में काफ़ी तेज बारिश हो रही है। एक गरीब परिवार है, उसको किम फैमिली कह सकते हैं, वो बेसमेंट में रहता है, उस बड़े शहर के बेसमेंट में रहता है। उसका बेसमेंट पानी में डूब रहा है, उसमें पानी भरना शुरू हो गया है। ये परिवार शहर के एक बड़े सुपर रिच पार्क्स परिवार के यहाँ काम करता है, वहाँ उनके यहाँ नौकरी करता है। अब जब उनके घरों में पानी भरने लगता है तो वो घर से निकल कर
पानी में डूबते हुए और सड़क में भरे हुए पानी से निकलकर पार्क्स परिवार के घर पहुंच जाते हैं, जहां वो काम करने जाते हैं रोज। उस घर का मालिक पार्क्स परिवार कहीं बाहर गया हुआ यात्रा पे। वो उस घर में घुसते हैं शरण लेने के लिए, उसी घर में वो काम करते हैं, पर पहली बार उनको उस घर में एक बेसमेंट दिखता है। जिस रास्ते से घुसने की कोशिश करते हैं, शायद कभी उस तरफ उन्हें जाने की छूट नहीं दी गई, पर जब घर के मालिक नहीं हैं तब उनको घर में एक बेसमेंट दिखता है। और वो बेसमेंट काफ़ी गहरा है, और इस बेसमेंट से किम का परिवार, बेटे और पति और पत्नी, किसी अल्फ्रेड हिचकॉक की पुरानी जासूसी फिल्म की तरह या थ्रिलर फिल्म की तरह उस गहरे से बेसमेंट में नीचे उतरते चले जाते हैं और अंदर जाकर नीचे शरण लेते हैं। वास्तविक जिंदगी के प्रतीकों और रूपकों से बुनी इस फिल्म में बेसमेंट, बड़ी इमारत के नीचे का बेसमेंट, बेहद प्रभावी प्रतीक है। यहाँ जब इस बेसमेंट में शरण लेते हुए किम परिवार को यहाँ एक बंकर भी मिलता है, और उस बंकर में पता चलता है कि उस घर में काम करने वाली एक पुरानी मेड अपने कर्जदारों से बचने के लिए, जो उससे कर्ज की वसूली करते थे, उनसे बचने के लिए वहाँ शरण लेती थी, अपने परिवार के साथ शरण लेती थी। आप समझ गए होंगे शायद, अगर आपने फिल्म देखी होगी। हम कोरिया के जो मशहूर फिल्म निर्देशक हैं बॉन्ग जून हो, उनकी फिल्म पैरासाइट की बात कर रहे हैं। 2020 में इस फिल्म ने दुनिया में तहलका मचा दिया, इसे ऑस्कर मिला, और ये ऑस्कर के इतिहास की ऐसी पहली फिल्म थी जो गैर अंग्रेजी भाषा फिल्म थी, जिसे बेस्ट पिक्चर का अवार्ड मिला। और उस दौरान काफ़ी बड़ी और मजबूत फिल्में बनी थी उस दौरान, लेकिन किसी ने उन सबको हराकर पैरासाइट ने 2020 में ऑस्कर जीता था। ये फिल्म एक किस्म की कॉमेडी थ्रिलर फिल्म है जो कोरिया में आर्थिक असमानता पर बनी है। कोरिया में एक तरफ किम जैसे लोग हैं जिन्हें डर्ट स्पून कहा जाता है वहाँ की भाषा में, और दूसरी तरफ जो अपनी बेसिक ज़िंदगी भी बेहतर नहीं कर पाते हैं, कुछ भी कर लें उनकी ज़िंदगी कभी बेहतर नहीं होगी, वो कभी भी मध्यवर्गीय भी नहीं हो सकते कोरिया में। और दूसरी तरफ पार्क्स जैसे लोग हैं जिनका नाम जो गोल्ड स्पून कहे जाते हैं, जिनके पास अवसर ही अवसर हैं। अगर आपको पैरासाइट याद नहीं आती तो स्क्विड गेम तो ज़रूर याद आएगा। देश में हजारों लाखों लोगों ने देखा था, सनसनी थी स्क्विड गेम नेटफ्लिक्स के ऊपर। स्क्विड गेम भी कुछ इसी तरीके की लोमहर्षक कहानी थी, जिसमें कर्ज में डूबे हुए लोग कर्ज से उबरने के लिए गेम में फंसते चले जाते हैं, उनको एक खेल खिलवाया जाता है और उस खेल में हार पर उनकी मौत तय होती है। कोरिया के फिल्मकार हाल के दिनों में बहुत सफलता के साथ अर्थव्यवस्था की जो चुनौतियां हैं, असमानताएं हैं, लोगों पर कर्ज के बोझ हैं, इन्हें फिल्मों में उतार रहे हैं। दुनिया में एक नया शब्द आया है शुभम, जिसको कूल कैपिटलिज्म कहते हैं। ये शब्द अब चर्चा में है। कूल कैपिटलिज्म का मतलब है कि एप्पल का फ़ोन खरीदते समय आपको ये नहीं पता रहता कि एप्पल का फ़ोन जिन फैक्ट्री में बनता है वहाँ फैक्ट्री में कर्मचारियों को सही वेतन नहीं मिलता है। इसे कूल कैपिटलिज्म कहा जाता है। इन कहानियों के आसपास, या अगर आप आर्थिक चुनौतियों को समाज की दृष्टि से देखने की कोशिश करते हैं, तो उनके आसपास जो फिल्में बन रही हैं वहाँ पर एक सिद्धांत इस्तेमाल में आता है जिसको कल्चरल हेजिमोनी कहते हैं, जो एंथोनियो ग्रामशी का मशहूर सिद्धांत है, जिसके तहत कहा जाता है कि किसी समृद्ध समूह की तरक्की ही उस समाज का नियम बन जाती है। जैसे कुछ लोग अगर भारत में आईफोन खरीद रहे हैं, अधिकांश लोग, तो मैं मानते हैं कि देश में अधिकांश लोगों को की आईफोन खरीदने की क्षमता हो सकती है। या भारत में अगर एसयूवी बिक रही तो हमको लगता है कि भारत के ऑटोमोबाइल मार्केट में खासी डिमांड आ रही है। ये तस्वीर दुनिया के कई देशों में कोविड के बाद बनी और भारत उससे अछूता नहीं रहा। इस बजट को सुनते हुए मुझे बड़े बेहद दिलचस्प चीज़ लगी। आप कोरिया में या दुनिया के किसी भी शहर में जाएं तो पहला तारुफ आपका उस शहर की समृद्धि से ही होता है। ऊंची ऊंची इमारतें, अच्छी सड़कें, बड़ी कारें, और अगर आप उससे भीतर नहीं जा पाएँ तो शायद वही उसका स्टेटमेंट होता है, वही उस देश का, वही उस शहर की पहचान होती है, जिसे लेकर आप वहाँ से लौट आते हैं। लेकिन सर, अमीर गरीब, बेसमेंट, ज़मीन, ये सब आपको इतना विरोधाभास आपको भारत के बजट में या इकोनॉमी में क्यों दिख रहा है? भारत की बात आके कोई एक दो बड़े बड़े एग्जाम्पल बताइए। बड़ा दिलचस्प विरोधाभास। जैसे इस बजट को हमने ध्यान से सुना, आपने भी सुना होगा, हमने पूरे दिन इसकी समीक्षा की। इस बजट और इससे पहले जो सरकार ने एक छोटी सी आर्थिक समीक्षा पेश की थी, उसके आंकड़े आपको क्या बताते हैं? भारत में कुछ अनोखा हो रहा है। चुनिए, आप चुनाव का ही दौर आने वाला है, आप कौन सा भारत चुनना चाहते हैं, पर अजीब सा अनोखा सा काम है। भारत में एक तरफ
ढलान, फिसलन, चुनौती दिख रही है और दूसरी तरफ ग्रोथ और तरक्की दिखाई दे रही। और हर पहलू पर देश की अर्थव्यवस्था में उद्योगों में बहुत कुछ ऐसा है जो बिल्कुल एक दूसरे का उल्टा है, बिल्कुल अंतर विरोधी है, बेमेल है। ऐसा लगता है जैसे कि हर एक बड़ी इमारत के भीतर एक बेसमेंट है जिसमें पैरासाइट जैसा बेसमेंट है। अब जैसे उदाहरण के लिए भारत में एक ऐसी सरकार है जो महंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर भी सब्सिडी देती है और खाने पर भी सब्सिडी दे रही है। एक ही बजट से देश के सुपर रिच की सबके लिए जो सबसे महंगी गाड़ियां हैं, जिनकी नई तकनीक अभी आ रही है, उनके लिए भी सब्सिडी दी जाती है और देश में 80 करोड़ गरीब लोगों के लिए भी अनाज की सब्सिडी भी दी जाती है। भारत दुनिया में सबसे तेज दौड़ती अर्थव्यवस्था भी है, फिर भी आपको 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज खिलाना पड़ता है, मुफ्त भोजन देना पड़ता है। उसके लिए आपको खाद्य महंगाई से समझौता करना पड़ता है, उसके लिए आपको सब्सिडी से समझौता करना पड़ता है, बाकी खर्च काटने पड़ते हैं, जरूरी खर्च काटने पड़ते हैं, क्योंकि आपको 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज देना है। अब एक तरफ सरकार कंपनियों पर टैक्स की रियायतें लुटाती चली जा रही है। उन 2019-2020 के बाद कंपनियों को रिकॉर्ड रियायतें दी गई, लेकिन बेरोजगारी बढ़ते जाने के लिए कंपनियों को लानतें भी भेजती है। इसी बजट भाषण में वित्त मंत्री ने यह कहा कि अब निजी क्षेत्र कब निवेश करने आएगा इतनी रियायतों के बाद। तो अर्थव्यवस्था को लेकर कई तरीके के रूपक इस्तेमाल होते हैं, बजटों के साथ निकलते हैं, आपने अखबारों में भी देखे होंगे। लेकिन इसमें जो गियर वाली मशीन है ना, उसका रूपक सबसे व्यवहारिक है, क्योंकि भारत में अब हमें एक साथ 3 अलग अलग रफ्तार वाली अर्थव्यवस्था मिल रही है। कहने को आप भारतीय अर्थव्यवस्था में 6.5%, 7% की आर्थिक विकास दर देखते हैं, और ये एक स्टेटस स्टेटमेंट हो जाता है कि भारत दुनिया की सबसे तेज दौड़ती अर्थव्यवस्था है। पर वो कौन सा भारत सबसे तेज दौड़ती अर्थव्यवस्था है और कौन सा भारत सबसे पिछड़ती अर्थव्यवस्था है, ये समझना इस बजट और की रोशनी में हमारे लिए जरूरी है। आप ये भी कह सकते हैं कि इस चुनाव से पहले, 10 साल का कार्यकाल सरकार के पूरा होने के बाद, इस चुनाव के पहले हमें 3 भारत मिल रहे हैं। इस बजट की रोशनी में मौजूदा समय में जो कोविड और तमाम उथल पुथल से निकल कर आए हैं, चुनाव के में आगे बढ़ने से पहले आइए हम लोग इन तीनों भारतों से एक बार मिल लेते हैं, जिससे कि हम इसलिए मिल लेते हैं शुभम, कि जिससे कि जब सरकार हमारे पास वोट मांगने आए तो हम उससे पूछ सके कि वो किस भारत को अपना शुभंकर मानती है, कौन सी भारत के को बनाने का श्रेय उसने लिया है, किस भारत को वो अपनी उपलब्धि मानती है और किस भारत को वो अपनी चुनौती मानती है। तो और ये सारे आंकड़े इन्हीं बजटों से, इन्हीं दस्तावेजों से निकलते हैं। तो आइए हम आपको मिलवाते हैं, ले चलते हैं एक ऐसी जगह जहां आपको 3 अलग अलग हिस्से एक साथ दिखाई देंगे। चलिए, तो अब भारत से मिलना शुरू करते हैं। सर, पहला भारत कौन सा है, उससे तारुफ करवाइए। हाल के महीने, इसी महीने की बात है, कहीं पढ़ा था हमने कि वित्त मंत्री कहीं बोल रही थी और उन्होंने ये कहा कि भारत में वाली ग्रोथ नहीं है, के शेप ग्रोथ नहीं। के शेप ग्रोथ मतलब भारत में एक छोटा सा हिस्सा ग्रो कर रहा है और बाकी हिस्सा पिछड़ रहा है, या उसकी विकास दर या उसकी कमाई में बढ़ोतरी नहीं हो रही है। इकोनॉमिकम में हम आपको बताते रहे हैं, सरकार के अपने आंकड़े बताते रहे हैं कि भारत में मकान, सस्ते मकान, छोटी कारें, सस्ते फ़ोन नहीं बिक रहे हैं, अफोर्डेबल हाउसिंग नहीं हो रही है। आयकर विभाग के आंकड़े भी हमने आपको बताए थे, जिसमें ये पता चला था कि इनकम टैक्स के रिटर्न भारत में किन लोगों ने इनकम बढ़ी और किन के रिटर्न घट रहे हैं, ये भी इसके बारे में बताया था। हमने आपको मुट्ठी व सुपर स्पेंडर्स की कहानी भी सुनाई थी कि भारत में कुछ 6-7 करोड़ सुपर स्पेंडर्स हैं जो हर चीज़ पर खर्च करते हैं और उन्हीं के दम पर उपभोक्ता का बाजार चलता है। उस इकोनॉमिकम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अगर आप देखना चाहें तो उसे देख सकते हैं, तो थोड़ा सा और आपको बेहतर और ग्रेनुलर और करीबी जानकारी मिल सकेगी। लेकिन अब हम आपको सबसे ताज़े आंकड़ों से मिलवाते हैं जो ठीक बजट से पहले आए। और मुझे पता नहीं कि वित्त मंत्री ने किससे पूछा, क्योंकि अगर उनके सहायक उनके सामने गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट रख देते तो उनको शायद पूछना नहीं पड़ता। गोल्डमैन सैक्स ने भारत के बारे में एक रिपोर्ट जारी की। वो रिपोर्ट हालांकि भारत में बदलती तस्वीर को लेकर थी, लेकिन उसमें खासे महत्वपूर्ण आंकड़े थे। उसने गोल्डमैन सैक्स ने भारतीय अर्थव्यवस्था में पिछले कुछ सालों में हुए बदलाव को नापने के लिए 3 आंकड़ों को आधार बनाया, और तीनों बड़े ही स्थापित ऑथेंटिक तथ्य हैं जिन पर कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता। एक, इनकम टैक्स का पेमेंट, दूसरा बैंकों के डिपॉजिट्स, और तीसरा क्रेडिट कार्ड से स्पेंडिंग। इन तीनों में कहीं कोई आपत्ति या सवाल नहीं हो सकता, क्योंकि आंकड़े ये वैसा आंकड़ा नहीं है कि सरकार दावा करे कि भारत में 50% लोगों की औसत आय बढ़ी है और ये पूछा जाए कि कहाँ से आया आंकड़ा, किस तरह से बढ़ा। गोल्डमैन सैक्स ने बताया, सुनते जाइएगा, आंकड़े काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये पहला भारत है जिससे हम आपको मिलवा रहे हैं। भारत की कुल कार्यशील आबादी, जो वर्किंग
पॉपुलेशन है उसमें 80 करोड़ के आसपास मान सकते हैं आप वर्किंग पॉपुलेशन होगी भारत की। इसमें केवल 4% लोग ऐसे हैं जिनकी सालाना आय $10,000 यानी 8 लाख रुपए से ज़्यादा है। ये गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट का आंकड़ा है। ये उन्होंने कहाँ से निकाला? इनकम टैक्स के आंकड़ों से और भारत में जो बैंकों में जमा है उसके आंकड़ों के आधार पर। यानी करीब करीब शुभम 6 करोड़ लोग इस दायरे में आते हैं जिनकी सालाना आय 8 लाख रुपए से ज़्यादा है। इस दायरे में 6 करोड़ लोग भारत में 6 करोड़ लोग ऐसे 8 लाख रुपए से ज़्यादा कमाते हैं, वो इस दायरे में आते हैं। अब सबसे खुशी की बात यह है, सरकार इसके लिए ये बहुत अच्छी खबर है कि 2019 से 2023 के बीच ये जो 4% वाला समूह है ना, इसके बढ़ने की रफ्तार 12% रही है। यानी भारत की आबादी जिस गति से बढ़ी उससे 12 गुना ज़्यादा गति से ये हिस्सा बढ़ा है। भारत की आबादी की विकास दर लगभग 1% के आसपास रही, 1 से 1.5% के आसपास रही, लेकिन ये हिस्सा जो 8 लाख से ऊपर की आय वाला है ये 12% की गति से बढ़ा। ये बेहद महत्वपूर्ण उपलब्धि किसी भी देश के लिए। अब इसके आगे सुनिए, गोल्डमैन सैक्स का कहना है कि जिस रफ्तार से ये समूह बढ़ रहा है 8 लाख रुपए से आय वाला, ये 2027 तक करीब 10 करोड़ लोगों का हो जाएगा। यानी अभी 6 करोड़, 2027 तक भारत में करीब 10 करोड़ लोग ऐसे होंगे जिनके पास जो 8 लाख रुपए से ज़्यादा महीने में कमा रहे होंगे। लेकिन तब तक भारत की आबादी करीब 150 करोड़ होगी, क्योंकि भारत की नई जनगणना भी शुरू होने वाली है। अब दूसरा आंकड़ा देखिए जो इसके साथ खड़ा होता है। यही वो लोग हैं क्या? शायद ये कहना मुश्किल है, लेकिन इसी अवधि में भारत के शेयर बाजार का कैपिटलाइजेशन करीब करीब 80% बढ़ा इसी अवधि के दौरान। तो शायद यही लोग थे जिनकी बचतें या जिनका निवेश पहुंच रहा है या ये वहां से अर्न कर रहे हैं, कमा रहे हैं, जिसके कारण ये इस रफ्तार को जो 12% के आसपास की रफ्तार है वो दिखाई दे रही है। एक और आंकड़ा पकड़ते चलिए। इनकी खरीद से पिछले 3 साल में भारत में सोने की कीमत 65% बढ़ गई। पिछले 3 साल में इंडिया में सोने की कीमतों में 65% की बढ़ोतरी दिखाई दी। अब ये आंकड़ा सामने देखिए जो आपको स्क्रीन पर चार्ट दिखाई दे रहा है। ये बता रहा है कि 2019 में गोल्ड की होल्डिंग्स और स्टॉक्स की होल्डिंग्स कितनी थी और 2023 में गोल्ड और स्टॉक की होल्डिंग्स कितनी है। भारत में इक्विटी और गोल्ड की होल्डिंग पिछले 3 साल में $1.8 ट्रिलियन से बढ़कर $2.7 ट्रिलियन हो गई। यानी दो जो सबसे महत्वपूर्ण सरप्लस इन्वेस्टमेंट के सोर्स थे, जहां पर आमतौर पर सामान्य से अधिक कमाने वाले लोग या बचाने वाले लोग निवेश करते थे, उनकी बचत बढ़ी है। आंकड़े को इस क्रम में देखें, 4% लोग 8 लाख से ऊपर वाले, करीब करीब उनकी संख्या 6 करोड़, और इन 6 करोड़ लोगों के पास करीब करीब $2.3 ट्रिलियन के आसपास की होल्डिंग्स गोल्ड और इक्विटीज में। अब इनके निवेश के कारण 2019 से 2023 के बीच में प्रॉपर्टी के मूल्य 30% बढ़े, जो कि 2015 से 2019 के बीच में केवल 13% की दर से बढ़े थे प्रॉपर्टी के प्राइसेस। और यही वो बात जो हम आपको बता रहे हैं कि जो महंगी प्रॉपर्टी 1 करोड़ रुपए से ऊपर की या 50 लाख रुपए से ऊपर की प्रॉपर्टी थी वो बिक रही थी। अब जब इस आंकड़े को आप करीब से देखें तो इस भारत से ये भारत हमें एक बिल्कुल बेहद शानदार दौड़ती अर्थव्यवस्था की फील देता, अनुभूति देता। और अगर आप एयरपोर्ट पर हों, अगर आप शॉपिंग मॉल्स में हों, अगर आप रेस्टोरेंट में हों, तो यही भारत हंसता, खिलखिलाता, खर्च करता, बहस करता, सोशल मीडिया पर पोस्ट करता, इंस्टाग्राम पर नज़र आता है। ये भारत वही भारत है जो अंशुमान जी ने कहा, मॉल्स में, पिक्चर हॉल्स में, आपके शहर के बड़े डिस्ट्रीब्यूटर्स, डीलर्स, सुनार, जो बड़े लोग होते हैं, जूलर्स, वो आपको यहाँ मिलेंगे इस भारत में। 6 करोड़ की आबादी। अब आप इस भारत में हैं या नहीं है ये आप देखिए। सर, तो ये भारत तो सबसे अच्छा भारत है, फल रहा है, फूल रहा है, इसे तो किसी सब्सिडी वगैरह की जरूरत पड़ती नहीं होगी। अब ये बात दिलचस्प हमें भीतर से बजट के दस्तावेजों से दिखाई देती। आदर्श रूप से इस भारत को, जो भारत 6 करोड़ लोग हैं और ये 6 करोड़ लोग हर चीज़ में आगे हैं, सारा कंजम्पशन कर रहे हैं, तो इन्हें किसी सब्सिडी की क्या ज़रूरत है। लेकिन इस भारत को भी सरकार सब्सिडी दे रही है, और यही सबसे महत्वपूर्ण बात समझना है। जैसे कंपनियों को टैक्स रियायतें, इसमें वो कंपनियां हैं जिनको रोजगार के नाम पर टैक्स रियायतें मिलती हैं। अब भारत में आम लोगों पर टैक्स की दर कंपनियों से ज़्यादा है। कभी कंपनियां ज़्यादा टैक्स देती थी, भारत में आम लोग कम टैक्स देते थे। अभी जो ताजे आंकड़े हमारे पास है वो ये बता रहे हैं कि भारत में करीब 75% टैक्स
आम लोगों की खपत से आता है और 25% कंपनियों की कमाई से आता है। इलेक्ट्रिक वाहन वाली जो सब्सिडी है ना, वो इन्हीं के लिए है जो इलेक्ट्रिक वाहन ले सकते हैं, क्योंकि नीचे वालों के लिए तो सब्सिडी हो नहीं सकती, वो तो वाहन खरीद नहीं सकते हैं। 2015 में भारत में वेल्थ टैक्स खत्म कर दिया गया जब सरकार आई थी। इनहेरिटेंस टैक्स तो होता ही नहीं भारत में, विरासत पर कर ही नहीं लगता। भारत में केवल कैपिटल के ट्रांसफर पर कैपिटल गेन्स टैक्स लगता है, यानी अगर आपने कैपिटल एक जगह से निकालकर दूसरी जगह लगा दी तो जो कमाई की उस पर आपने टैक्स दे दिया, वो कैपिटल गेन्स टैक्स है। ऊंची आय वाले लोगों की ज़्यादातर संपत्ति ऐसे विकल्पों में है जिसे वो बेचते ही नहीं, इसलिए उनकी वेल्थ हमेशा ग्रो करती रहती है। और इसीलिए आपको हुरून की लिस्ट में या बिलियनर्स की लिस्ट में भारत के बिलियनर्स की संख्या बढ़ती चली जाती है। संपत्ति तो बढ़ती जाती है पर उस पर टैक्स नहीं लगता। दिलचस्प बात है आपको बताएं कि दुनिया में इनकम टैक्स से पहले वेल्थ टैक्स आए थे, क्योंकि दुनिया में अमीरी पर टैक्स लगाने की शुरुआत वेल्थ टैक्स के साथ हुई थी। अब चुनाव में जाती हुई सरकार इस चमक का पूरा श्रेय ले सकती है और उसे श्रेय लेने का हक भी है, क्योंकि ये सारी बढ़त जो आपको दिखी है इस क्लास में, ये बीते 10 साल में ही दर्ज हुई है। बीते 10 साल पहले तक भारत के इस क्लास की ग्रोथ, जिसके बारे में हमने आपसे बात की, जो 6 करोड़ लोगों की ग्रोथ, इतनी नहीं दिखाई दे रही थी। लेकिन ये भारत की आबादी का छोटा सा हिस्सा है, 4% का हिस्सा। अब दूसरा भारत, आप सोच के देखिए, ये वो 6 करोड़ लोग हैं जो सब कुछ खुद कर सकते हैं, सरकार इन्हें भी सब्सिडी दे रही है। तो अब 2 भारत जो बचे उनका क्या हाल होगा। अब मिलते हैं दूसरे भारत से, कितना बड़ा है, कौन लोग हैं। अब कार्यशील भारत वाली आबादी से अगर आप इन लोगों को निकाल दें जो कि करीब करीब 4% या 6 करोड़ 7 करोड़ लोग हैं, तो 70-75 करोड़ लोगों का एक और हिस्सा बचता है जो भारत का दूसरा हिस्सा है। इस वाले हिस्से में आप 10 करोड़ लोगों को भी मान सकते हैं, 12 करोड़ लोगों को भी मान सकते हैं, 15 करोड़ को मान सकते हैं, आपकी अपनी श्रद्धा है, क्योंकि भारत में मध्य वर्ग का आकलन हर व्यक्ति अपनी श्रद्धा के आधार पर करता है। और श्रद्धा इसलिए मैं कहता हूं कि अर्थशास्त्रियों के बीच भारत के मध्य वर्ग की पैमाइश को लेकर असंख्य पैमाने हैं, तो आप जितना भी इसको मान सके मान लें। अगर सबसे ताजा आंकड़ा देखना है तो मनी9 का पर्सनल फाइनेंस सर्वे देख लीजिए, उसमें हमने आपको मैप करके बताया कि कितने परिवारों की कमाई आय किस स्तर पर और कितने फीसदी भारत के परिवार कहाँ आते हैं। लेकिन ये जो बीच वाले हिस्से के लोग हैं ना, यही सबसे ज़्यादा असमंजस में है। बजट से पहले जब हमें आंकड़े मिले सरकार के आंकड़े जो बजट से मिलते हैं, जो CSO से मिलते हैं, जो इकोनॉमिक सर्वे से मिलते हैं, आंकड़े मिले, उन्होंने हमें इस बीच वाले हिस्से के बारे में कुछ बताया। आप भी सुनिए, आपको भी बताते हैं। 2023-24 की दूसरी छमाही, जिसमें 7.4% की विकास दर थी, GDP की विकास दर थी, शानदार विकास दर थी। काफ़ी देर तालियां बजी भारत में, सरकार ने इसका बात श्रेय लिया। लेकिन इसी तिमाही में भारत के परिवारों का खपत खर्च केवल 3.1% बढ़ा, यानी एक तिमाही में GDP बढ़ा 7.6% से, और हमारा आपका बाकी जो इस हिस्से के लोग थे उनका खर्च बढ़ा केवल 3.1% की रफ्तार से। 2022-23 की चौथी तिमाही में यह वृद्धि दर केवल 2.8% रही, जो कोविड के बाद की इसी अवधि से सबसे कम है, सबसे कमजोर है। यानी जिस तिमाही में भारत की ग्रोथ रेट सबसे तेज थी, उस तिमाही में लोग खर्च नहीं कर रहे थे, उनका खर्च नहीं आ रहा था। दूसरी महत्वपूर्ण आंकड़ा जो हमें सरकार के और TRI से मिला कि 2022 में भारत में इंटरनेट की मांग बढ़ रही थी करीब 4% की दर से। 2023 के अंत में वो 2% से नीचे आ गई, इंटरनेट की डिमांड नीचे आ गई। तीसरी बात, EPFO ने पिछले महीने ही बजट से पहले हमें बताया कि जनवरी के महीने में भारत में फॉर्मल जॉब्स का क्रिएशन 30 महीने के न्यूनतम स्तर पर आ गया। इस चौथी बात, सरकार की आर्थिक समीक्षा ने, छोटी सी जो पतली सी आर्थिक समीक्षा आई जो रेगुलर नहीं थी, उसने यह बताया कि भारत में एम्प्लॉयबल यूथ, पढ़े लिखे शिक्षित एम्प्लॉयबल यूथ की संख्या, यानी बेरोजगार युवकों की संख्या जो 10 साल पहले 34% थी, वो 50-51% हो गई। ये बात हमें सरकार की समीक्षा ने बताई। और CMI के आंकड़े में पता चला कि भारत में 15 से 24 साल तक के 45% युवा बेरोजगार थे और 40% ग्रेजुएट के पास कोई काम नहीं था। ये युवाओं में बेरोजगारी का सबसे बड़ा औसत है जो पूरी दुनिया में कहीं भी नहीं है, दुनिया के किसी भी भारत के तुलनात्मक देशों में नहीं है, जो युवाओं में बेरोजगारी का सबसे बड़ा औसत है। एक आंकड़ा हमें रिजर्व बैंक ने बताया, सब आंकड़े हम आपको बता रहे हैं क्योंकि ये सब तस्वीरें हैं, जिन तस्वीरों को जिन रंगों से और हिस्सों से मिलकर भारत के भीतर की तस्वीर बनती। एक आंकड़ा में RBI देकर गया। RBI ने बताया कि 2023 में भारत के परिवारों की बचत, उनकी वित्तीय बचत GDP के अनुपात में 50 साल के न्यूनतम स्तर पर आ गई, केवल 5.1%।
जो कि 50 साल का न्यूनतम स्तर है, और परिवारों पर कर्ज जीडीपी के अनुपात में 5.3% हो गया। यानी जितनी बचत थी उससे कहीं ज़्यादा कर्ज उन परिवारों के ऊपर हो गया। यह भी आज़ादी के बाद का सबसे ऊंचा स्तर है। अब भारत में जो कर्ज और आय का अनुपात है वो 48:1 का है, यानी लगभग आधी कमाई अगर कर्ज है तो उसे चुकाने में जा रही है, अगर किसी ने कर्ज ले रखा है तो उसमें जा रही है। अब ये इसमें 12% से ऊंचा अनुपात खतरनाक माना जाता है, क्योंकि ये माना जाता है कि इससे उस परिवार के डेट ट्रैप में जाने का खतरा सबसे ज़्यादा है। कुछ और आंकड़े से पहले आए थे, पीयू ने बताया था कि भारत में करीब 3.2 करोड़ लोग कोविड के कारण मध्य वर्ग से बाहर हो गए थे। एक और दिलचस्प आंकड़ा पकड़िए, इनकम टैक्स के आंकड़े बजट के साथ आए से पहले पता चला 2019 में के जो ताजे आंकड़े हैं वो भी बताते हैं कि इनकम टैक्स में भारत के मध्यम वर्ग के आय के लोगों की संख्या में कमी आई। जो सबसे लेटेस्ट डेटा हमको मिला वो ये था, 5 लाख और 5 से 10 लाख आय वाले लोगों के रिटर्न घट रहे हैं। ये चार्ट देखिए 2023 में जो हमें मिला लोकसभा क्वेश्चन के जवाब में। ये बताता है कि जो 5 लाख से 10 लाख के बीच की आय वाले लोग हैं उनके रिटर्न की संख्या में तेज गिरावट आई है, जबकि हमने आपको बताया था कि रिटर्न जो बढ़ रहे हैं वो 10 लाख से ऊपर या 20 लाख से ऊपर की आय वालों के बढ़ रहे हैं। अब चुनाव से पहले तमाम चर्चाएं होंगी, सफलताएं होंगी। सरकार की तरफ से बजट पेश किया गया, उसमें पिछले 10 साल के हाल का ब्यौरा दिया गया। अब ये जो मध्य वर्ग हमें मिल रहा है, जो बीच का हिस्सा हमें मिल रहा है, इसे किस पैकेजिंग में रखा जाएगा? ये सरकार की सफलता है या सरकार की चुनौती है? इसे सरकार अपनी सफलता के तौर पर देखेगी, बचतों का टूटना, कम आय वाले लोगों के इनकम टैक्स रिटर्न घटना, आम लोगों की खपत टूटना, ये किस दिशा में जाएगा? यहाँ ये जब सरकार चुनाव में जाएगी और इन बातों पर चर्चा करेगी अगर, या लोग सवाल पूछेंगे, तो यहाँ कुछ देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि यहाँ आंकड़े वैसी मदद नहीं करेंगे जैसी आंकड़े पहले भारत के संदर्भ में मदद कर रहे थे। जितने स्पष्ट और क्लियर आंकड़े दिख रहे थे पहले भारत के संदर्भ में, वो मदद नहीं करेंगे। यहाँ कुछ दूसरी ही राम कहानी बनेगी इस वर्ग को ये बताने के लिए कि 10 साल में उसकी ज़िंदगी बेहतर हुई, स्थिर हुई या बदतर रही। बिल्कुल। तो देखिए भाई, 80 करोड़ कार्यशील आबादी अगर मान लें, 91 करोड़ लोग भारत में 18 साल से ऊपर हैं, अगर आप कोविड की वैक्सीन का आंकड़ा पकड़ें, और 18 साल में तो आप नौकरी करने नहीं लगते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, तो करीब करीब 80 करोड़ का ये अनुमान माना गया कार्यशील आबादी का। 6 करोड़ पहले वाले भारत में निकल गए, 74 बचे, 14 करोड़ मोटा मोटा निकाल दीजिए इधर, अब बचे 60 करोड़ लोग, जो तीसरा भारत होगा। ये तीसरा भारत ज़्यादा बड़ा भारत है, तो इसके बारे में ज़्यादा गहराई से समझना ज़रूरी है। सर, तीसरे भारत के आंकड़ों से परिचय कराइए। अगर आपने वित्त मंत्री का भाषण ध्यान से सुना हो, 1 घंटे के भाषण के एक बड़े हिस्से में, तो आपको लगेगा कि पूरा भाषण इस तीसरे भारत के बारे में ही था। चर्चा इसी तीसरे भारत की थी। तमाम अलग अलग तरीके के एक्रोनिम्स, शब्द, विशेषण, रूपक, जितने भी अलंकार वित्त मंत्री इस्तेमाल कर सकती हैं उस अलंकारिक भाषा के साथ, ऐसा लगता था जैसे अंतरिम बजट इन 60 करोड़ लोगों पर कुर्बान है। और सरकारें हमेशा बजट जब लेकर आती हैं तो इन्हीं 60 करोड़ लोगों की बात उस बजट में होती है। हालांकि बजट से जब निकलता है तो हमें दिखता है कि उस पहले वाले भारत के लिए कुछ ज़्यादा है, इनके लिए इन तक पहुँचने वाला कम है। अब आप ये देखिए, एक बजट का आंकड़ा, पिछले साल सरकार ने बजट में 60,000 करोड़ रुपए मनरेगा के लिए रखे थे। पैसा खत्म हो गया जून में, जबकि इकोनॉमी में रिकॉर्ड ग्रोथ थी, बाउंस अच्छा था, पेंटअप डिमांड थी, 7% से ऊपर की ग्रोथ रेट तिमाही में आई। सरकार को मानना पड़ा कि मनरेगा की मांग बहुत है, पैसा कम है। 60,000 करोड़ रुपए की जगह इस साल 85,000 करोड़ रुपए मनरेगा में देने पड़े। अब आप इस समझने की मुझे भी ये समझना थोड़ा मुश्किल हुआ आंकड़ों को देखकर करीब से कि अगर सबसे अच्छी विकास दर है, प्रत्येक आर्थिक लक्ष्य हासिल हुआ है, भारत की पूरी तस्वीर बदली है, चौतरफा रियायतें हैं, तो फिर मनरेगा पर बजट बढ़ा क्यों? सब्सिडी क्यों बढ़ानी पड़ी? रियायतें क्यों बढ़ानी पड़ी? सरकार खुलकर ये बात बजट में क्यों नहीं कह सकी कि भारत में कमजोर वर्ग के दिन बदल गए हैं और अब उन्हें सस्ते अनाज की ज़रूरत नहीं है। उन्हें किसी तरीके की सब्सिडी या सस्ते अनाज की ज़रूरत नहीं, इसके बजाय हम उन्हें बाकी सुविधाएं, शिक्षा या बाकी चीज़ें देंगे। इसलिए बजट में आपको स्वास्थ्य और शिक्षा का जिक्र नहीं मिला, क्योंकि सरकार की टोकरी में, पोटली में तो उतना ही पैसा है जितना पैसा वो सब्सिडी में दे या शिक्षा और स्वास्थ्य पर खर्च करे। और कल तो बॉन्ड मार्केट की और IMF की तलवार सर पर लटकी हुई कि खपत खर्च भी कम करना है। इसलिए अंतरिम बजट
फिर उन्हीं स्कीमों पर सब्सिडी बढ़ाता हुआ नजर आया जिन स्कीमों पर पहले से सब्सिडी चल रही थी। एक और चौंकाने वाली बात कि भारत सरकार के बजट को अगर आप पिछले 10 साल में देखें तो सबसे बड़े खर्च वाली मदें वही हैं, उनमें कोई बदलाव नहीं होता। ब्याज के अलावा सब्सिडी वहीं खड़ी हुई है। सब्सिडी को लाख बुरा कहा जाए, पर सब्सिडी ना तो भारतीय राजनीति को छोड़ती और ना भारतीय राजनीति सब्सिडी को छोड़ती। ज़्यादा बड़े असंगति और सवाल हमारे दिमाग में तब आते हैं जब हमको लगता है कि हम दुनिया की सबसे तेज दौड़ती अर्थव्यवस्था है और दुनिया में सबसे ज़्यादा सब्सिडी देने वाली अर्थव्यवस्था भी है, और उसमें भी हम सब्सिडी उन लोगों को दे रहे हैं जिनको मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से बाहर निकाल लेने का दावा हमने किया है। जैसे दिसंबर में नीति आयोग ने हमें बताया कि भारत में 24 करोड़ लोग बहुआयामी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से बाहर निकले। बहुत महत्वपूर्ण आंकड़ा था, बहुत महत्वपूर्ण बात थी, क्योंकि पिछले 10 साल के दौरान सरकार ने भारत में गरीबी के आंकड़े नहीं बताए थे, ना गरीबी की कोई नापजोक हुई थी, ना कोई पैमाइश हुई थी। पहली बार एक आंकड़ा आया जिस आंकड़े में सरकार ने कहा कि 24 करोड़ लोग मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से बाहर निकले। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी की पैमाइश में गैस सिलेंडर भी शामिल है, सड़कें भी शामिल हैं, स्वास्थ्य और सफाई की व्यवस्थाएं भी शामिल हैं, ईंधन की आपूर्ति भी शामिल है। अगर 24 करोड़ लोग बाहर निकले तो फिर मनरेगा का बजट बढ़ाना गले से नहीं उतरता। मनरेगा के बजट में इतनी, जिसे कि सरकारें मानती है कि वो अनुत्पादक स्कीम है, उससे कोई जॉब क्रिएट नहीं होते, ऐसा सरकार मानती रही है। ऐसा क्यों करना पड़ा? हमें सरकार का सच समझना चाहिए और सरकार की मजबूरी समझनी चाहिए। सरकार को मनरेगा का बजट इसलिए बढ़ाना पड़ा कि 24 करोड़ लोगों के भारत में मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से निकलने के बाद भी सरकार ने गरीबी रेखा का कोई आंकड़ा नहीं बताया। सच्चाई ये है कि भारत में ग्रामीण मजदूरी की दर पिछले 10 साल से नहीं बढ़ी। वर्ल्ड बैंक और सरकार का अपना सर्वे, जो कि PLF सर्वे आता है, वो बताता है कि 2019 के बाद भारत में रूरल वेजेस की ग्रोथ रेट तो नेगेटिव हो गई है, नकारात्मक हो गई। तो इसलिए पॉवर्टी से उबरने के आंकड़े के बाद भी सरकार को सबसे कम मजदूरी वाली स्कीम, मनरेगा तो सबसे कम बेसिक मजदूरी वाली स्कीम है, जिसमें 30 दिन का 35 दिन का रोजगार भी नहीं मिलता, मिलने की तो बात 180 दिनों के रोजगार की होती है, 35-40 दिनों का, उसके लिए लगातार बजट बढ़ाना पड़ा, और वो भी उस तेज विकास दर की छाया में जहां ये उम्मीद थी कि अब गाँव को मनरेगा की बार बार जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा आंकड़ा जो सर्वे से निकलता है और सरकार के आंकड़ों से निकलता है, भारत के कृषि क्षेत्र में कामगारों की संख्या लगातार घटी। 2021-22 में ये 45.5% पर आ गई। यानी एग्रीकल्चर, जो रूरल एरिया में लाइवलीहुड के लिए, जीविका के लिए सबसे बड़ी गतिविधि है, वहाँ कामगार ही घट रहे हैं क्योंकि वहाँ काम ही नहीं उपलब्ध है। 2011 में एक लगभग 54-55% के आसपास लोग खेती में लगे थे। और शायद यही वजह है कि आर्थिक समीक्षा को तमाम, जो छोटी सी आर्थिक समीक्षा आई, उसको तमाम बातों के बाद भी यह मानना पड़ा कि भारत में बेरोजगारी पर कोई बड़ा असर पिछले 10 साल में नहीं पड़ा। यह कहा गया फॉर्मलाइजेशन नहीं हो पाया, परिस्थिति सुधरी, जहां लोगों को ट्रेंड किया गया, बेरोजगारी की दर 7 से 8% बनी हुई है। 2017-18 में सरकार ने लेबर फोर्स सर्वे का पैमाना बदला था और उसमें ऐसे रोजगारों को भी शामिल कर लिया था जिनके लिए वेतन नहीं मिलता है। इसके बाद बेरोजगारी की दर को कम दिखाया गया, लेकिन इसके बाद भी मजदूरी की दर, ग्रामीण मजदूरी की दर नहीं बढ़ी। और यह समझना आपके लिए आसान है कि अगर ग्रामीण क्षेत्र में मजदूरी की दर नहीं बढ़ेगी तो शहरी क्षेत्रों में मजदूरी की दर बढ़ने की कोई गुंजाइश ही नहीं है, क्योंकि शहरी क्षेत्रों में तो वैसे भी अब सीमित काम है और ज़्यादा लोग मौजूद होंगे, तो शहरी क्षेत्रों में भी औसत वेतन या वो बढ़ रहे हैं। हमने सुना था कि इस बजट में सरकार शायद दैनिक वेतन के नियम को बदलेगी, संशोधित करेगी, पर वो नहीं आया किसी वजह से। अब चौथा मामला सुनिए, जो इस 60 करोड़ वाले भारत से जुड़ा है। अनाज की महंगाई 10 साल से दहाई के अंक में बनी हुई, 1 साल से करीब 10 के अंक में है, दहाई के अंक में बनी हुई है, और इसके बाद भी ग्रामीण आय नहीं बढ़ती। मतलब अनाज की महंगाई है, उपभोक्ता के तौर पर वो उतनी ही महंगाई झेल रहे हैं, पर उत्पादक के तौर पर ये बढ़ी हुई महंगाई उनकी आय बढ़ाती हुई नहीं दिख रही है। और जबकि इस वित्त वर्ष में खेती की उत्पादन दर, उम्मीद है कि 18, ऐसा माना जा रहा है कि 18 महीने के न्यूनतम स्तर पर आएगी। अब ये तीसरा भारत है। इस तीसरे भारत से बजट खिताब तो कर रहा था, पर इस तीसरे भारत के बजट से खिताब करते हुए और भी कम आंकड़े बचते हैं। तो अगर आप इस यात्रा में बेसमेंट की तरफ आ रहे हों किसी बड़ी इमारत के, जैसा कि उस फिल्म में दिखाया गया है, तो ऊपरी वाले हिस्से में बड़े साफ साफ क्लियर स्पष्ट आंकड़े दिख रहे हैं, लेकिन जब आप निचले मंजिल में आते हैं तो जैसे बीच में आते हैं तो थोड़ी सीलन, थोड़ा अंधेरा से सीढ़ियों पर टिमटिमाते बल्ब,
पूरी रोशनी नहीं दिखती, और जब आप बिल्कुल नीचे की तरफ आते चले जाते हैं तो अंधेरी सी सीढ़ियाँ दिखने लगती हैं जिनमें उतरते हुए आपको रास्ता नहीं दिखता। तो आंकड़े जितने स्पष्ट रूप से चमकते हैं पहले स्तर पर, दूसरे स्तर पर वो उलझ जाते हैं, और तीसरे स्तर पर आंकड़े मिलते नहीं हैं जिनके जरिए हमें पकड़ सकें कि ये पूरा सफ़र कैसा है। और यही तीसरा भारत है। इसी की पहली फिर मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा जटिल है सर। यही पहली भारत के लिए सबसे कठिन पहली है, क्योंकि इनकी ज़िंदगी में बदलावों को साबित कैसे किया जाएगा, इसे दिखाया कैसे जाएगा। एब्स्ट्रैक्ट ढंग से, अमूर्त ढंग से तो बताया जा सकता, पर स्पष्ट रूप से उनकी ज़िंदगी के बदलावों को साबित करना, मापना कठिन है। 10 साल काफ़ी बड़ा समय होता किसी भी देश के लिए। 10 साल सरकार के बाद 10 साल में बहुत कुछ बदल जाता है। एक व्यक्ति 10 साल में अगर उसने अपना जॉब शुरू किया है तो अपने आधे रास्ते पर आ जाता है नौकरी करते हुए। होता यह है शुभम कि विभाजित समाज को देखकर नेता बहुत आकर्षित होते हैं, उनकी लार टपकती है, क्योंकि विभाजित समाज उन्हें राजनीति को अच्छे ढंग से साधने में मदद करता है। लेकिन अगर अर्थव्यवस्था विभाजित हो ना तो बात फंस जाती है। वोटर विभाजित हों, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, नेताओं के लिए इससे अच्छी कोई बात नहीं है। वो एक ग्रुप की आइडेंटिटी को सपोर्ट करेंगे, दूसरी की आइडेंटिटी को सप्रेस करेंगे और उसे मदद करेंगे। पर अर्थव्यवस्था जब विभाजित होती है तब विकास की बात अगर सब तक नहीं पहुंची है तो सत्ता के लिए खतरा बनती दिखती है। पर यह लगता है कि नहीं, अब जब विकास सब तक नहीं पहुंचा विभाजित अर्थव्यवस्था में तो इसके लिए खतरा बनता है। लेकिन एक और इसका ये बात थोड़ी सी पिछले कुछ वर्षों में ये नज़रिया बदला है। बीते एक दशक में जो आर्थिक असमानता पर, विकास को सब तक न पहुंचने के अध्ययन हुए हमारे सामने, उन्होंने बड़े दिलचस्प निष्कर्ष दिए हैं हमें, और बड़ी स्थापित मान्यताएं बदली हैं। अब तक हमें मानते आए हैं कि किसी देश में अगर अधिकांश आबादी तक ग्रोथ के, रियायतों के फ़ायदे नहीं मिल रहे हैं, सड़क तो बन गई है पर उस सड़क पर चलने वाले वाहन 2 गुना महंगे हो गए हैं, तो इसका राजनीतिक रूप से नुकसान होता है सत्ता को राजनीतिक रूप से उसकी हानि होती है सत्ता को। लेकिन कुछ नए अध्ययन आए जिन्होंने भेद चौंकाया, और इसलिए आप भारत के राजनीति और भारत के चुनाव की तरफ बढ़ते हुए इस परिस्थिति को अपने अपने तरह से समझ सकते हैं, देख सकते हैं, अपने अपने निष्कर्ष निकाल सकते हैं। भारत की अर्थव्यवस्था में एक अभूतपूर्व असंगति दिखती है सामने। अर्थव्यवस्था में एक चमक है जो हवाई अड्डों पर, होटलों पर, एप्पल स्टोर में, शेयर बाजार में दिखती है। अर्थव्यवस्था में एक मायूसी है, एक असमंजस है, भविष्य के प्रति एक आशंका है, संदेह है, जो मध्यवर्गीय परिवारों में बढ़ते कर्ज, घटते रोजगार, क्रेडिट कार्ड के कारण बढ़ते कर्ज, डिफ़ॉल्ट इन आंकड़ों के तौर पर आती है। भी आंकड़े हमको सरकार ही देती है, सरकार की संस्थाएं देती हैं। जबकि तीसरी तरफ एक विकल्प शून्यता है तीसरी अर्थव्यवस्था में, जहां पर हमें कोई रोशनी नहीं दिखती। हमें नहीं लगता कि वो लोग जो पिछले 50 सालों से, 60 सालों से अलग अलग जगह चुनाव में वोट दे रहे हैं, वो क्या निम्न वर्ग से मध्य वर्ग भी कभी हो पाएंगे या निम्न वर्ग से ऊपर जा पाएंगे। यहाँ पर लोग स्क्विड गेम के खिलाड़ियों की तरह दिखते हैं या पैरासाइट के बेसमेंट की तरह दिखते हैं, ये तीसरे हिस्से में दिखता है। पर क्या ये विभाजन इसी तरह से राजनीति को प्रभावित करता है चुनाव में? डारोनिस्मेओग्लू और मार्क्जी रॉबिन्सन की एक थ्योरी आई, काफ़ी दिलचस्प थ्योरी है। उनकी बहुत मशहूर किताब है वाई नेशंस फेल, कई लोगों ने पढ़ी होगी। उन्होंने एक मार्जिनल वोटर थ्योरी का इस्तेमाल किया। थोड़ी राजनीति की बात कर लेते हैं, क्योंकि अब यहाँ से तो राजनीति ही होनी है मई तक। चुनाव के नज़रिए में ये सारी आर्थिक असमानता कहाँ ले जाकर हमें खड़ा करती है ये कोई निष्कर्ष नहीं है, पर जो अर्थव्यवस्था को राजनीति के संदर्भ में देखने में या राजनीति को अर्थव्यवस्था के संदर्भ में देखने में, एक विभाजित समाज में, आर्थिक रूप से 3 हिस्सों में बटे समाज में लोगों के वोटिंग पैटर्न या बिहेवियर कैसे हो सकते हैं, इसे भी नापने की कोशिश की गई। एसिमोग्लू और रॉबिन्सन ने मीडियन वोटर थ्योरी के रोशनी में आर्थिक असमानताओं को और लोकतंत्र के रिश्ते को परखने की कोशिश की कि डेमोक्रेसी में अगर एक ऐसा समाज हो जिसमें आर्थिक असमानताएं बहुत ज़्यादा हो तो कैसे व्यवहार करता है, उसके वोटर्स कैसे होते हैं। और उनका मानना है कि रिश्ता उल्टे यू जैसा होता है। हम के शेप रिकवरी की बात करें, उल्टे यू जैसा होता है। सो यू को आप ऐसे बनाते हैं पर यू ऐसे बनता है जो उल्टे यू जैसा होता है। असमानता जब मध्यम स्तर तक होती है, इकोनॉमिक इनइक्वलिटी या अवसरों की कमी मध्यम स्तर तक होती है, तो उच्च आय वर्ग और निचले वर्ग के बीच में शक्ति का संतुलन रहता है, और निचले वर्ग के लोग अपनी ताकत के साथ, मध्य और निचले वर्ग के लोग अपनी ताकत के साथ सत्ता में परिवर्तन करते हैं।
चीज़ें बदलने की कोशिश करते हैं, सरकारों को पराजित करते हैं, सरकारें बदलते हैं, क्योंकि वो इस बात के लिए फोर्स करते हैं कि जो ग्रोथ आ रही है उसके फ़ायदों का बंटवारा हो सके। यानी जो 6 करोड़ लोगों के पास 4% लोगों के पास है, वो बंटकर निचले 16 करोड़ लोगों के पास और उसके बाद फिर 60 करोड़ लोगों के पास आए। लेकिन अगर किसी समाज में ये एसिमोग्लू और रॉबिन्सन की थ्योरी है, जिन्होंने ऐतिहासिक तौर पर इसका अध्ययन किया, उनका मानना है कि अगर किसी भी समाज में यह असंतुलन बहुत बड़ा हो जाए, काफ़ी बड़ा गैप हो जाए, तो फिर उच्च आय वाले लोग इतनी ताकत समेट लेते हैं कि वो इस बदलाव को रोकने लगते हैं, क्योंकि वो सरकारों को लोक लुभावन बनने के साधन देते हैं, चंदा देते हैं, पैसा देते हैं, और जिससे कि निचले वर्ग को मामूली सुविधाएं दी जा सकें और उनकी ज़िंदगी थोड़ी आसान की जा सके। इससे होता क्या है कि मध्य वर्ग सिकुड़ने लगता है, क्योंकि उसे कोई सीधी सुविधा भी नहीं मिलती, सस्ती रियायत भी नहीं मिलती, न तो उसे आयुष्मान कार्ड की सुविधा मिलती है और ना उसके पास देश के किसी 5 स्टार हॉस्पिटल में जाकर इलाज कराने लायक पैसा होता है। तो वो किसी छोटे अस्पताल में जाकर 3 गुने 4 गुने पैसे पर इलाज करा रहा होता है, क्योंकि ना तो वो रियायत के का पात्र पाया जाता है, क्योंकि वो मध्य में आता है, और ना उसके पास इतने संसाधन होते हैं। इससे मध्यवर्ग सिकुड़ता है, या तो वो कुछ दूसरे रास्तों के जरिए ऊपर वाले हिस्से में भागने की कोशिश करता है, या वो नीचे खिसक जाता है, और फिर वहाँ लोकतंत्री बदलाव मुश्किल हो जाते हैं। रूस, टर्की और कोरिया हमारे ताजे हाल के 10 सालों की ऐसी ही सबूत हैं जहाँ 2 ही वर्ग खड़े दिखाई दिए बड़े देशों में, जिनका जिक्र भी हमने पैरासाइट या बाकी फिल्मों में देखा है कि वहाँ अंतर इतना बड़ा हो गया कि ऊपर वाले हिस्से ने अब बदलावों को रोकना शुरू कर दिया है। तो विचारधाराएं बहेंगी, चुनाव में वादे किए जाएंगे, नेता आएंगे, एक दूसरे के पर आरोप लगाएंगे, तमाम चीज़ें होंगी, पर इस चुनाव से हम क्या देखना चाहेंगे, आप क्या देखना चाहेंगे और देश के बाकी लोग क्या देखना चाहेंगे कि इस चुनाव के नतीजे से तय होगा कि भारत के आर्थिक विकास का मॉडल क्या होने वाला है, पैमाना क्या होने वाला है। ये बाजार में बराबरी आधारित अर्थव्यवस्था होगी या बिजनेस के एकाधिकार वाली अर्थव्यवस्था होगी, क्योंकि यहाँ तक जाते जाते हम देश के कई हिस्सों में मोनोपोलीज आते देख रहे हैं। चुनाव नतीजों के बाद जो भी चुनाव के नतीजे आएंगे, उसके बाद जो जुलाई का बजट आएगा, क्योंकि बजट तो आएगा ही, उससे हमें बाकी तो आंकड़े आएंगे, हमें ये देखना होगा कि ये जो भारत 3 हिस्सों में बटा है, जो तीन पहियों वाली, 3 अलग अलग गति के पहियों वाली मशीन है, इसे हम किस तरह से आने वाली सरकार संभालेगी और भारत के आर्थिक विकास का मॉडल क्या होगा। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इससे पहले तक भारत के आर्थिक विकास के मॉडल का एकमात्र लक्ष्य था मध्यवर्ग का विस्तार करना, भारत के मिडिल क्लास की ग्रोथ बढ़ाते चले जाना, हर साल 2 करोड़ 3 करोड़ लोगों को मिडिल क्लास में जोड़ते चले जाना, ताकि भारत में खपतें और भारत में लोगों की नौकरियां और उनकी आय बढ़ती चली जा सके। तो आपके लिए आप चुनिए कि आप कौन से भारत में हैं। बताइए हमें कि जाती हुई सरकार का शुभंकर क्या है, उसको किस भारत का श्रेय दिया जाना चाहिए। इसके साथ ही चुनावों की उल्टी गिनती शुरू होती है। बिल्कुल, तो चुनाव की उल्टी गिनती। अब जब आपसे कोई वादे किए जाएं, आप किसी पार्टी का घोषणा पत्र पढ़ें, तो ध्यान रखें कि ये कौन से भारत की बात हो रही है, उसको किसको ऊपर खींचने की बात हो रही है या किसको और ज़्यादा पोषित करने की बात हो रही है। आगे बढ़ते हैं सवाल जवाब पे। सर, पहला सवाल आया है आकाश जी का। आकाश जी ये जानना चाहते हैं कि जो बजट आया है, इसके बाद आपको क्या लगता है कि जुलाई के बजट की तस्वीर कैसी होगी। जुलाई के बजट की तस्वीर में 2 चीज़ें दिख रही हैं। एक तो सरकार ने दावा किया है कि वो राजकोषीय घाटे पर नियंत्रित करेगी, बड़ी कटौती करने की बात है राजकोषीय घाटे में। तो जुलाई के बजट में खर्च भी कम होंगे और नए टैक्स की संभावना भी बनती दिखाई दे रही है, और जो लॉजिकल भी है। अगर आप बजट की इस मैथमेटिक्स को देखें, ये मैथमेटिक्स अगर ट्रैवल करती है, अब कोई सरकार अगर ये वादा करके जा रही है कि वो राजकोषीय घाटे को 5.8 से 5.1% पर लाएगी और उसका एक ग्लाइडिंग पाथ भी दे रही है, तो ये मान के चलिए कि जुलाई के बजट में चाबुक भी पड़ेगा, खर्च भी कम होगा। कैसे होगा, क्या होगा, ये आने वाली सरकार से पता चलेगा, पर कठिन होने वाला है बजट। इसीलिए हमने अपने कल के कार्यक्रम में हमने अपने बजट वाले दिन के कार्यक्रम मनी सेंट्रल में आपको बताया भी था कि जुलाई का बजट तेल निकालेगा लोगों का। अगला सवाल, क्या कृषि अर्थव्यवस्था कार्बन क्रेडिट का एक कारक है। शामिल नहीं किया जाता शुभम। दुनिया में कार्बन क्रेडिट के पैमानों में अभी नेचुरल वेजिटेशंस को ही शामिल किया जाता है, जंगलों को ही शामिल किया जाता है। इसकी वजह यह है कि कृषि में इस्तेमाल होने वाले जो सर्विसेज हैं, जो मेन्योर हैं, जो रॉ मटेरियल हैं, वो सब कार्बन इंटेंसिव हैं, चाहे
डीजल के जरिए होने वाली सिंचाई हो, या बिजली से चलने वाले पंप के जरिए पानी की सिंचाई हो, या फर्टिलाइज़र जिनका उत्पादन किया जाता है, ये सारी गतिविधियां जिनके आधार पर खेती बंद चल में की जाती है, जिनका इस्तेमाल किया जाता है, वो सब कार्बन इंटेंसिव हैं और इसलिए कृषि को कार्बन क्रेडिट में शामिल नहीं किया जाता। हालांकि इस पर विवाद भी है, इस पर बहस भी है और इसकी मांग भी की जा रही। दूसरी वजह यह है कि चूंकि कृषि स्थायी वेजिटेशन नहीं है, बनती है, काटी जाती है, ख़त्म की जाती है तो दोबारा बोई जाती है, इसलिए भी माना जाता है कि कार्बन के अवशोषण में जंगल या जो प्राकृतिक वेजिटेशन है वही सबसे महत्वपूर्ण है, उसी को बढ़ावा देना जरूरी है। आगे बढ़ते हैं सर, इनकम की बात में क्या है खास? अब इनकम की बात में अब आपके दिमाग में तमाम सवाल होंगे, क्योंकि यहाँ से जाते हुए अर्थव्यवस्था के लिए कोई बड़े ट्रिगर्स नहीं हैं। एक बड़ी बैठक फेडरल रिजर्व की भी हो गई और शेयर बाजार में खासा उतार चढ़ाव है। एक दिन शेयर बाजार का विक्स 16% 14% से ऊपर निकल जाता है, अगले दिन बाजार टूटता है, फिर ऊपर पहुंचता है और उसका असर आपके म्यूचुअल फंड निवेश पर भी पड़ रहा है, आपके स्टॉक निवेश पर भी पड़ रहा है। अभी से लेकर चुनाव तक शेयर बाजार कगार पर रहेगा और कई बार उतरे चढ़ेगा। आपको अपने निवेश की चिंता इस वक्त ज़रूर करनी चाहिए। इसलिए जुड़िए हमारे साथ हेलो मनी 9 में प्रतिदिन, और आपका चाहे वो निवेश छोटे शेयरों में हो या बड़े शेयरों में, स्मॉल कैप में हो, मिड कैप में, हमारे पास देश के सबसे अच्छे विशेषज्ञ आते हैं और वो विस्तार से आपको बताते हैं कि कहाँ निवेश करें। अपने निवेश की सुरक्षा करिए, राजनीतिक उठापटक के इस माहौल में उसे बचा कर रखिए, उसे सुरक्षित रखिए। और यदि इसके अलावा आप म्यूचुअल फंड के बारे में या बाकी चीज़ों के बारे में जानना चाहते हैं तो उसके लिए भी हेलो मनी 9 उपलब्ध है, जो कि दिन के दूसरे हिस्से में होता है। उससे आइए और जुड़िए और अपने सवाल पूछिए। मनी 9 के ऐप पर कई तरीके के कार्यक्रम अभी से लेकर अगले 4 महीने 5 महीने तक अलग अलग तरह से आएंगे। उनसे जुड़िए, सवाल पूछिए और जानने की कोशिश करिए, क्योंकि आपकी बचत सबसे ज़्यादा सुरक्षित रहनी चाहिए। सर आगे किस्सों के सिक्के में इस बार क्या किस्सा है और इस बार क्यों सर थोड़ा सा लेट है? किस्सों का सिक्का इस बार बजट के कारण, बजट की तैयारियों के कारण लेट हुआ, क्योंकि बजट का दिन था, लेकिन ज़्यादा नहीं, इसी सप्ताह है। और इस सप्ताह हम आपको किस्सों के सिक्के में एक ऐसे दिलचस्प व्यक्ति से मिलवाएंगे जिसका शायद नाम कम लोगों ने सुना होगा, पर जिसने अमेरिका में क्रांति कर दी। आज अगर दुनिया में कच्चे तेल की कीमतें ओपेक देशों के उंगलियों पर नहीं नाच रही हैं, ओपेक देश तमाम कोशिशों के बाद भी कच्चे तेल को महंगा नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका श्रेय एक व्यक्ति को जाता है, एक ऐसे जुनूनी व्यक्ति को जाता है जिसने अमेरिका में कच्चे तेल का पूरा संसार ही बदल दिया, और सिर्फ 20 सालों में। और वो 20 ऐतिहासिक साल नहीं, पिछली सदी के भीतर। और कैसे उसने ये किया, वो कौन था और उसे क्यों अमेरिका में दूसरी जनरेशन का, अगली जनरेशन का रॉकफेलर माना जाता है। रॉकफेलर का नाम आपने सुना होगा। रॉकफेलर पहली जनरेशन के तेल प्रोड्यूसर थे जिन्होंने अमेरिका का तेल उद्योग बनाया था। पर ऐसा क्या किया उसने और कौन सा वो जुनूनी व्यक्ति था, और उसके नाम से तमाम चीज़ें और तमाम चर्चाएं इतिहास में दर्ज हैं। क्या हुआ, क्यों आज अमेरिका दुनिया में तेल का नया सुल्तान बनकर सामने आया, उसके पीछे कौन था, किसकी ताकत थी, किसका जुनून था, ये इस बार किस्सों के सिक्के में मिलिए, जिसकी वजह से अमेरिका के हाथ लगा दुनिया का सबसे बड़ा खजाना। चलिए सर, और चलते चलते आखिरी सिरे में कोई किताब या वेब सीरीज? एक वेब सीरीज़ आई है, हाल में ही रिलीज़ हुई है। उसका एक हिस्सा मैंने देखा है। अगर आप लोग, भारत के लोग तो खैर इसमें रुचि लेते हैं। अलेक्जेंडर द ग्रेट पे या सिकंदर जिसको कहते थे, उस पर फिल्म पहले बनी थी, लेकिन ताजी कोई सीरीज़ नहीं थी। नेटफ्लिक्स पर एक सीरीज़ आई है, उसका पहला सीज़न आया है, अलेक्जेंडर द ग्रेट मेकिंग ऑफ ए गॉड। देखिए इसको, नए सिरे से नए संदर्भों में अलेक्जेंडर को समझने की कोशिश करती है सीरीज़। मैं स्पॉइलर नहीं दूंगा, देखकर बताइए, प्रतिक्रिया दीजिए कि आपको कैसी लगी। अभी ही रिलीज़ हुई है नेटफ्लिक्स पर। तो ये था हमारा सुपर पैक इकोनॉमिकम। पूरी उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। प्रतिक्रियाएं दीजिए, सवाल पूछिए, सुझाव दीजिए। फिर मिलेंगे आपसे अगले हफ्ते इसी दिन इसी समय। नमस्कार।